नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सियासत सत्ता के लिए होती है और सत्ता जनहित के लिए। जनहित के लिए मुद्दे सदैव एक होते हैं, लेकिन सियासत के लिए मुद्दे समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। जब देश में विपक्ष, खासकर लोकसभा में नेता विपक्ष हर मंच से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, ऐसे में सामने से जवाब आया है, बंटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मतलब ये कि जातियों में मत बंटिए, नहीं तो हश्र बांग्लादेश वाला होगा। एकजुट रहने का संदेश देते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया ने इतिहास के भी कई पन्ने खोले और याद दिलाया कि इतिहास में हमारे साथ कैसे धोखा हुआ है। आगे धोखा ना मिले, इसके लिए संभल जाइए। यूपी के सीएम के इस बयान के बाद बवाल मचना लाजमी था। अब विपक्ष कह रहा है कि जन्माष्टमी के पर्व के दिन भी बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। हम तो मोहब्बत की राजनीति के कायल हैं। वहीं किसी को यह भी दिख रहा है कि बाबा की कुर्सी जा रही है, इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि जनहित के लिए मुद्दे एक ही होते हैं, लेकिन सियासत के लिए मुद्दे समय समय पर बदलते हैं। अब कौन बांटने की राजनीति कर रहा है और कौन जोड़ने की, यह तो जनता जानती है। लेकिन इंडिया के सवाल में आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में बटेंगे तो कटेंगे। क्या वाकई में देश के हालात इतने बुरे हो गए हैं और मोहब्बत की सियासत मोहब्बत कैसे बांट रही है। चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवाएंगे। प्रतिक्रियाएं आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ ज़ेबा खान जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। सुनील घनवट जी हमारे साथ हैं, हिंदू जन जागृति समिति से जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। फजील अहमद जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। साथ ही हमारे साथ स्वामी उपमन्यु महाराज जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अनिरुद्ध जी आपसे करेंगे कि कौन बांट रहा है और अगर बंटे तो कटेंगे कैसे। अनिरुद्ध जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है अनिरुद्ध जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तब तक उपमन्यु जी आपके पास आ रहे हैं और समझना ये चाहेंगे योगी जी का जो आज का बयान है उसे किस तरीके से देखा जाए, बंटेंगे तो कटेंगे। देखिए, उन्होंने जो संदेश दिया है वो पूरे भारतवर्ष के लिए अच्छा संदेश दिया है। ये प्रेम का ही संदेश है कि बटो मत, आपस में लड़ोगे तो फायदा दूसरा उठाएगा। और है जातिगत जो लड़ाइयाँ चल रही हैं कि तुम शेड्यूल कास्ट हो, तुम उच्च दर्जे के हो, तुम फलानी श्रेणी के हो, तुम, ये सब श्रेणियां बनाई गई हैं। ये अभी की नहीं बनाई गई हैं। ये एक सही ढंग से देखा जाए, एनालिसिस किया जाए तो मुस्लिम टाइम में बनाई गई है कि तुम ये, उसके पहले हमारे यहाँ चाहे रामायण उठा लीजिए, चाहे गीता उठा लीजिए, कहीं पे भी जातिवाद नहीं था, वर्णवाद था कि हम लोग 4 वर्ण मानते थे, क्षत्रिय, और एक ही पिता की संतान 4 होंगी। एक सेवा करेगा वो शूद्र कहलाएगा, एक व्यापार कराएगा वो बनिया कहलाएगा, और एक हम लोगों की बाकी परिवार की रक्षा करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा। एक पठन पाठन में और शिक्षा देने में और नीतिगत बात करने में होगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। ये जाति व्यवस्थाएं फैलाई गई हमारे यहाँ 11वीं 12वीं सदी के बाद से। पहले आप अभी भी देख लीजिए, जो राजा थे पहले, उन राजाओं में छोटी जात के राजा भी थे। लोग जाट को अब उसको मानते हैं, जाट हो गया, गुजर हो गया, ये भी राजा थे, अपने टाइम में राजा थे। ये यादव हो गए, ये सब वो थे जो अब अपने को बैकवर्ड और वो सब मानते हैं, ये राजा लोग थे। तो इनको नहीं बटने देना चाहिए, ये बात उन्होंने कही, तो इसमें कहीं पे एक भी प्रतिशत सही नहीं, मतलब कि गलत नहीं कही। और अगर
हम लोग एक होके चलेंगे तो खाली नहीं, उनसे एक मिनट, कोई धरती पे नहीं हुआ कान्हा। हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बटेंगे तो विदेशी आक्रांता जो पहले हुआ है वो भी करेंगे, मजे उठाएंगे और आपस में लड़वा देंगे हम लोगों को। हम लोगों को आपस में न लड़वाया जाए तो हम लोगों को एक होने की नसीहत दी गई है, उसको मानना चाहिए और 100% मानना चाहिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि विशेष वर्ग के लिए कहा, उन्होंने किसी वर्ग को नहीं लिया, किसी उसको नहीं लिया, किसी जाति को नहीं लिया, किसी धर्म को नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हम लोग एक होके चलें। तो एक होके चलने का आज भी प्रेम की बात उन्होंने कही है, आज भी उन्होंने इंसानियत की बात कही है, कोई बात गलत नहीं कही है। इसमें विपक्ष जो है वो कितना भी वो उछल ले कूद ले, उनके पास कुछ नहीं निकलेगा। फजील जी, इस बयान से दिक्कत क्यों होने लगी सबको? देखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी अब मन्नू जी ने कहा कि एक वर्ग सेवा कर, दलित जो है छूत है वो सेवा के लिए पैदा हुआ है, वही क्यों सेवा करेगा भाई? आप क्यों नहीं करेंगे? ब्राह्मण क्यों नहीं सेवा करेंगे? अरे हम सेवा करेंगे, हम दलित हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो सेवा करेगा। एक सेकंड स्वामी जी, एक सेकंड। फजील जी, इन्होंने क्या बोला है? एक बाप के 4 बेटे होंगे। इन्होंने तो दलित का नाम तक नहीं लिया। इन्होंने कहा कि एक बाप के 4 बेटे होंगे तो जो सेवा करेगा वो शूद्र कहलाएगा। नहीं, बात यही चलेगी। नहीं लेने से बात खत्म नहीं हो जाएगी। जो हमारे यहाँ पुरातन हिसाब से हो रहा है। फजील जी, मेरी बात को गहराई से समझिए, मेरी बात गहराई से समझिए। रामचरितमानस से नहीं देश चल रहा है, अभी संविधान से चल रहा है। नहीं, कब कह रहा है संविधान से नहीं चल रहा है? को ये नहीं कहता है कि आप सेवा के लिए गोबर फेंकने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। तो समानता का आप योग्य बन जाइए ब्राह्मण। आपको जमीन मिल गई, किसको मना कर दिया? कितने योग्य थे कि आपको सारी जमीन मिल गई? स्वामी जी, ऐसे आप आजादी के बाद से जमीन नहीं बटी, आपको सारी जमीन दे दी गई। आप किसने दे दी गई? किसने कह दिया? सारी जमीन तो सारी दलितों को उनको बांटी जा रही है मुफ्त में। बिहार में बंदोपाध्याय कमेटी बनी। बंदोपाध्याय कमेटी ने सिफारिश की कि बिहार की 95% जमीन जो है 5% लोगों के पास है और 95% लोग भूमिहीन है। ये बंदोपाध्याय कमेटी ने सिफारिश की सरकार को, और उसी कमेटी के चलते आज वहां सर्वे शुरू हो गया। आजादी के बाद से सारी जमीनें एक खास वर्ग को, उच्च वर्ग को मिली, नौकरियां उच्च वर्ग को मिली। हिंदू कोड बिल भी पास करा लिए लोग। उच्च वर्ग को कभी नौकरी नहीं मिली। स्वामी जी, कोई आरक्षण नहीं के पास, जब हमको बिल्कुल आरक्षण पढ़ाएंगे ही नहीं, आरक्षण पढ़ाएंगे, आप पढ़ना नहीं खोलेंगे, आप पढ़ना चाहेंगे नहीं, पढ़ाया जा रहा है। आप स्वामी जी, इतना आरक्षण होने के बाद भी स्वामी जी एक सेकंड, ऐसा फिर बात रह जाएगी। फजील जी, एक चीज मुझे बताइएगा, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? वक्फ बोर्ड की संपत्ति सरकार की नहीं है। वक्फ बोर्ड की अपनी संपत्ति है। कहां से आई? आप बताइएगा। वक्फ को समझिए, कहां से आ गया? आपको जानकारी नहीं है। अरे आपने बोला कि 5% बिहारियों के पास जमीन है, एक वर्ग के पास है। वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई? आप नहीं सुनेंगे तो हम बोलेंगे ही नहीं। नहीं, स्वामी जी सुन लीजिए, पूरा स्वामी जी बोलिए। हाँ बोलिए, सुन लीजिए। अभी हम लोग यही कह रहे थे कि आजकल मीडिया में जो लोग आ गए ना, वो स्कूल से पढ़ के सीधे एंकर बन जाते हैं। नहीं, सर्टिफिकेट मत मांगिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सुनिए ना, नहीं, एक सेकंड, दिक्कत होती है। हम स्कूल से पढ़े, कॉलेज से पढ़े, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आपके पास अगर जवाब है तो जवाब दीजिए। वक्फ बोर्ड के बाद कहां से संपत्ति आ गई? आप क्या जानते हो? आप बताइए ना। वक्फ बोर्ड के आप बता दीजिए। एक सेकंड, आपको क्या जानकारी है वक्फ के बारे में? आप मुझे बताइए ना। वक्फ के बारे में जानकारी ये है कि हाँ बताइए। 5000 साल पुरानी जमीन को भी कह रहे हैं कि दे दो भैया, ये हमारी जमीन है। और जाकर के देख लीजिए, फतुहा में आज गोविंदपुर में हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है, उसके बाद वहां पे बोल रहे हैं कि नहीं भैया ये जमीन हमें दे दो। ये है वक्फ बोर्ड। सुन लीजिए, आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं। 95% को रोक रहे हैं। सुन लीजिए, आपके पास अगर ज्यादा जानकारी आप बताइए। हम बता रहे हैं, बताइए। अब सुन लीजिए। वक्फ जो है, हम अपनी संपत्ति, हजरत उमर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेशकीमती जमीन वक्फ कर दी, यानी अल्लाह के नाम दान दे दी। अब अल्लाह के नाम दान देने का मतलब है उसको खरीदी बेची नहीं जा सकती। यदि हम अपनी चाहें कि हम अपनी संपत्ति समाज के नाम समाज का इस्तेमाल हो, उससे किराया खा सकते हैं, लेकिन उसको बेच खरीद नहीं सकते। इसी तरह हर मुसलमान अपनी वक्फ की हुई जमीन, इन लोगों को सर्टिफिकेट बांटने की गंदी आदत है। सर्टिफिकेट बांटने की गंदी आदत है। वक्फ
आपकी हुई आप ये बताइए, तमिलनाडु का मामला पता है ना? तमिलनाडु का मामला पता है ना? तमिलनाडु का मामला पता है? सुनना ही नहीं चाह रहे। नहीं, तमिलनाडु का पता। दो तरह का वक्फ होता है। अरे सर, तमिलनाडु का मामला पता है या नहीं पता? हिंदुओं ने दान नहीं किया, हिंदू तो सुन लीजिए, फिर हो गया जब देश आजाद हुआ है। हथिया लीजिए, उसके बाद बोलिए कि ये दान किया गया है। सर सुनिए ना, आप तो कुंठा में आ जाते हैं। कुंठा की बात नहीं है भाई, यही दिक्कत है, मतलब सर्टिफिकेट बांटने में बात नहीं आती। सुन लीजिए, ठीक है, कानूनी बात को कानून से समझिए। कानून से ही आजादी के देश जब आजाद हुआ, सुन लीजिए बाबा जी, रुकिए। क्रिश्चियन प्रॉपर्टी कंपनी एक्ट में गई, और मुस्लिम प्रॉपर्टी वक्फ एक्ट में गई, और हिंदू प्रॉपर्टी ट्रस्ट एक्ट में गई। तीन तरह से संपत्तियों का बंटवारा हुआ। मुसलमान ट्रस्ट, जिसे अभी बाबा लोग की हत्या हो जा रही है जमीन के चक्कर में, मुस्लिम प्रॉपर्टी जो लोग अपनी जमीन को दान कर दिए वो वक्फ हो गई, और जो लोग नावल्द मर गए, मुसलमान है, उनका कोई बच्चा नहीं है और वो मर गए, उस प्रॉपर्टी को भी वक्फ कहा जाता है। और वक्फ मान लिए कोई मर गया और उस पर आपने कब्जा करके घर बना दिया, तो वक्फ नहीं लड़ाई लड़ेगा क्या उसकी? तब आप सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। कोई संपत्ति, अगर ये बात है ना, अब जा करके घूम करके आइए, ठीक है, एक सेकंड। कोई आप जाकर घर बना दीजिएगा तो वक्फ संपत्ति, वक्फ बोर्ड जो है ना, जबरदस्ती जमीन हथिया रहा है, जबरदस्ती जमीन हथिया रहा है। सुनिए, ठीक है ना, अगर वक्फ होगा तभी ले सकता है। नहीं, जबरदस्ती हथिया रहा है, और इसीलिए इस पर एक्ट ला रहा है। बहरहाल, अब हम वापस आते हैं मुद्दे पे। इसको पूरा होने दीजिए। नहीं, अब वापस मुद्दे, नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है, पूरा होने दीजिए। सर, पूरा हिंदुस्तान जा रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ मेरा, जा रहा है। 2 सेकंड और चाहिए, नहीं तो कटेंगे, इस पे आते हैं। अरे सुनिए ना, हाँ। अब सुन लीजिए, वक्फ संपत्ति जितनी भी है सबकी कस्टोडियन सरकार है। जो पैसा जमा होता है वो सरकार के खजाने में जमा होता है, बिल्कुल सही किसी है। इंडिविजुअल पर कोई मालिक नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा, आपको एक बात बता दें, अब बटोगे तो कटोगे। इस पर आपने सवाल पूछा ना हमसे, इसको भी सुन लीजिए। सिखों का नरसंहार किसने किया? किस धर्म के लोगों ने किया? 84 में जब सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? हमको बताइए जरा। मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा किस धर्म के लोगों ने किया? मलयाला, मेरठ, तमाम मुसलमानों का नरसंहार हुआ, बिहार में हुआ, किस धर्म के लोगों ने किया? तो ये खुद अपने को कह रहे हैं, बात तो कह रहे हैं, वो क्या रहे हैं आप लोग? वो तो वही कह रहे हैं कि बटो मत, क्या कह रहे हो आप भी बटो मत, वो हिंदू मुसलमान कहीं नहीं रहे। प्रतिक्रियाएं आई है, वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रतिक्रियाएं आई है, वो सुनवाते हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल सही कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि ये पुरानी आदत रही है इंडी गठबंधन की, और खास करके कांग्रेस पार्टी की, कि जहां पर भी इस्लामिस्ट बिगेटरी होती है और हिंदुओं पर आक्रमण किया जाता है, चाहे वो कश्मीर में हमने 1980 से 90 के दशक में देखा हो, या चाहे आज बांग्लादेश की बात हो, या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वहां पर वोट बैंक के खातिर जो लोग माइनॉरिटी राइट्स की बड़ी बातें करते हैं वो चुप हो जाते हैं। ये दिखाता है कि वोट बैंक के चलते ये संविधान बचाओ भी भूल जाते हैं, माइनॉरिटी के अधिकार भी भूल जाते हैं, और जो 4000 किलोमीटर दूर गाजा के लिए रोने के लिए तैयार है, वो CWC में रेजोल्यूशन पारित करते हैं, वो 400 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं बोल पाते। उल्टा उनके नेता बोलते हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो भारत में होना चाहिए। सलमान खुर्शीद बोलते हैं, सज्जन वर्मा बोलते हैं, मणिशंकर अय्यर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोदी से विरोध करते करते हिंदुओं से कितनी नफरत कांग्रेस पार्टी करने लगी है। ये इसका एक और परिचय है कि राहुल की जुबान राफा पर खुलती है, परंतु बांग्लादेश में ढाका पर नहीं खुलती। देखिए, उनको सबसे बड़ी तकलीफ आजकल ये हो रही है कि उनको ये लग रहा है कि उनकी जो मुख्यमंत्री की सीट है वो अनकरीब उनके पास से जाने वाली है। तो इसीलिए वो बीजेपी को पैगाम दे रहे हैं, क्या बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा है देश को? कौन बांट रहा है? ये तो योगी खुद बांट रहे हैं ना। आप बुलडोजर के नाम पर घर तोड़ते हैं मुसलमानों के, फॉल्स एनकाउंटर्स होता है, और फिर उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें यादव और मुस्लिम ऑफिसर नहीं हम रखेंगे। हिंदुत्व आइडियोलॉजी के कहते हैं कि मुसलमानों का जेनोसाइड हो जाएगा। तो ये सब वो लोग कर रहे हैं ना। ये तो ठोक देंगे, किसने इन्वेंट किया इसको?
और फिर उसके बाद देश की अखंडता की इस ताकत की आप बात कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम लोग तो मोहब्बत की राजनीति के कायल हैं। हमने कभी ना बंटने की बात की है ना बांटने की बात की है। हमारा कहना यह है कि देश के अंदर सब मिलजुल कर रहेंगे तो कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। योगी जी ने आज जो बयान दिया है वो बड़ा शर्मनाक है, और इसलिए शर्मनाक है कि वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं और आज जन्माष्टमी का पवित्र त्यौहार है और लोग उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। उस वक्त में इस तरह का बात करना और लोगों को भयभीत करने की कोशिश करना बिल्कुल गलत है। तो सुना आपने, अब चर्चा की ओर रुख करते हैं। ज़ेबा जी, योगी आदित्यनाथ के बयान से दिक्कत क्या होने लगी? वो तो कह रहे हैं कि बंटो मत, एकजुट रहो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये इसी तरह राज करते रहे और जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, दलित समाज है, उसके अधिकारों को छीनते रहे। ये साफ डर दर्शाता है। जब अधिकार देने की बात आती है तो आप सियासत करना शुरू कर देते हैं। और इसमें मैं क्या बोलूं कि पूरा सियासत हो रही है, भाजपा डर रही है। जो बांटने पर ही राजनीति शुरू किए हैं, माहौल खराब करने पर ही राजनीति शुरू किए हैं, आज उसे जातिगत जनगणना से डर लग रहा है। नहीं तो एकजुट नहीं रहना चाहिए क्या? मतलब एकजुट नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल एकजुट रहना चाहिए। जातिगत जनगणना से क्या दिक्कत है? जातिगत जनगणना से फायदा क्या है? बहुत फायदा है। जो लोग समाज दबे हैं, कुचले हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला है, शोषित समाज है, उनको उनका न्याय होगा उनके साथ। अंतिम जातिगत जनगणना कब हुई थी ज़ेबा जी? अंतिम आप छोड़िए ना, पंडित नेहरू की बात करना। अरे नहीं, पंडित नेहरू की बात ही नहीं कर रहा मैं। अभिषेक जी, पिछली जनगणना जो हुई है 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, यही दिक्कत है अभिषेक जी। अरे 2011 की बात कर रहा हूँ ज़ेबा जी। मैं देश में अगर कुछ है तो मैं नेहरू और गांधी को दोष नहीं दे रहा। मैं पूछ रहा हूँ 2011 की जो जनगणना थी वो जातिगत जनगणना थी। जातिगत जनगणना से इतना डर क्यों लगता है मुझे? अरे नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। जातिगत जनगणना थी, उसकी रिपोर्ट आप लोगों ने पब्लिश क्यों नहीं किया? संविधान के लागू होने के बाद भी जो अधिकार नहीं देते, एक नदी से पानी, एक गिलास से पानी नहीं पी सकते, आज भी देश में घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, धर्म के नाम पर कर दिया जाता है मुंह पर। लोग जाहिर सी बात है। अरे मैम, आप ही बताइए ना, जातिगत जनगणना 2011 में हुई, आपने क्यों नहीं डेटा पब्लिश क्यों नहीं किया? जो हमेशा कुर्सियों से नीचे बैठाते थे ना, आज वो कुर्सी पर सामने ज़ेबा जी बनकर बैठ गए। डेटा क्यों नहीं पब्लिश किया? 2011 का जातिगत जनगणना का डेटा कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं पब्लिश किया? नहीं किया जाएगा। हम 2011 तक क्या हुआ रहने दीजिए। आज जातिगत बहुत सही बात है। मतलब 10 साल पहले तक दिक्कतें नहीं थी, आज अचानक से जाती दिक्कत नहीं थी। किसने संविधान किसने बनवाया, किसने अधिकार दिलवाया? बाबा साहब अम्बेडकर और सभी जाति समुदाय के लोग थे। कौन था उस समय? आप बताइए। अरे ज़ेबा जी, तो कांग्रेस का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कितना प्रेम था वो भी दुनिया जानती है। देखिए, लोकतंत्र में विचारों का अलग होना और खटपट होना अलग बात है, लेकिन हम वो है जो संविधान लाए हैं, जो उन्हीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था कि ये आगे चल करके आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, उस पे भी कुछ नहीं है। तो उनकी बात को मान कौन रहा है? ना गांधी की बात कोई मान रहा है, ना अम्बेडकर की बात कोई मान रहा है। मजबूरी है कि एक लिखित संविधान है तो उसको फॉलो कर रहे हैं। नहीं, आरक्षण की समीक्षा करके आरक्षण, ये मजबूरी तो भाजपा के लिए है। ये संविधान का नाम लेना पड़ रहा है। जो 400 पार के बात करते थे, संविधान को खत्म कर देने की बात करते थे, आज जनता की ताकत ने उन्हें उनके औकात पर ले आया है। आज संविधान की बात करने के लिए मजबूर है। हम लोग मजबूर नहीं है। हम लोग कपीश जी, योगी आदित्यनाथ के बयान से अचानक दिक्कत क्यों होने लगी? ठीक है ज़ेबा जी, आते हैं फिर से। ठीक है कपीश जी। अच्छा अभिषेक भाई, आपने एक तो कहावत सुनी हो, एकता में ताकत। बिल्कुल। मुट्ठी बनो। अगर ये बात माननीय योगी जी ने सहजता से कही तो समझ में आता। उन्होंने तो राजनीति के लिए एक कटुता का बयान, बटोगे तो कटोगे। यहाँ कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? और अगर वो स्वयं के बांटने की बात कर रहे हैं तो वही काट भी रहे हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, बट रहे हैं और कट रहे हैं।
इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 80 के 80 जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी कट के 33 हो गई कि नहीं हो गई? तो जाए ना समझाए असल मायने भारतीय जनता पार्टी को पहले, तब उसके बाद देश और विश्व को समझा लेंगे। लेकिन अच्छा ये होता कि एक राह चलती हुई भाषा छोड़ करके एक संवैधानिक पद पर बैठ करके एक अच्छी भाषा का प्रयोग किए होते कि अगर हम मुट्ठी बनेंगे तो हमारी ताकत होगी। ये सकारात्मक दृष्टिकोण है। आप नकारात्मक दृष्टिकोण है कि हम बटेंगे तो कटेंगे, ये नकारात्मक दृष्टिकोण है और ये देश हित में नहीं है। जिस देश को विश्व गुरु बनाना है उसे नकारात्मक सोच से नहीं बनाया जा सकता। हाँ, अगर आप कहीं डराना चाहते हैं किसी एक को कि इसको डरा के एक करके हम वोट की राजनीति कर ले तो वो ठीक है। और दूसरी बात, ये जातियों में बांटा किसने इस देश और विशेष करके सनातनियों को। और फिर अभी आप देखिए 69,000 योगी जी के शिक्षक वाले में मामले में अभी हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी कि भैया क्यों पिछड़े वर्ग के साथ तुमने खेल खेल दिया, फिर से बनाओ लिस्ट। 27% जो आपका संवैधानिक है उसकी जगह आपने 4% क्यों दिया? और फिर मध्य प्रदेश में दलित को पेशाब क्यों सर पे करवा दिया अपने नेता से? उत्तर प्रदेश में दलित को अपने नेता ने, आपके नेता ने जो है इंजेक्शन लगा दिया पेशाब का। शायद अगर इसकी बात कर रहे हो तो ज्यादा बेहतर होगी कि थोड़ा खुल के करें कि हमारे लोग ऐसी बातें ना करें। ठीक है अनिरुद्ध जी, बटेंगे तो कटेंगे, ये कपिल जी को आपने सुना होगा, उनका ये कहना है और विपक्ष का ये कहना है कि आज जन्माष्टमी के दिन प्रेम की भाषा बोलते ही तो बांटने की भाषा बोल रहे हैं। अभिषेक जी, जन्माष्टमी के दिन अगर ऐसी भाषा बोली जाए तो बड़ा अच्छा है। तो प्रेम की भाषा है कि भाई प्रेम में एकता में रहना चाहिए। 1947 में नेहरू जी ने मिलकर कांग्रेस ने पूरा देश को बांट दिया हिंदू मुसलमान में, और जब देखिए जब हिंदू मुसलमान से अब उनका पेट नहीं भरा तो जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की कांग्रेस की सरकार इतने सालों तक रही, बताइए ना कितने दलित अध्यक्ष दे दिए, कितने दलित राष्ट्रपति दे दिए, कितने दलित उपराष्ट्रपति, बड़े वर्तमान में बता दीजिए दलित और ओबीसी कितने इनके मुख्यमंत्री हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में यूपीए 1 यूपीए 2 में जब राहुल गांधी का बहुत चलता था तो उस टाइम पर कितने दलित और ओबीसी मंत्री हुआ करते थे उनके कैबिनेट में। इन लोगों को करना कुछ नहीं होता है। एक क्रोनोलॉजी है, आप ये देखिए टूल किट का हिस्सा है जो जॉर्ज सोरोस का जो फंडिंग से चलने वाले ये लोग हैं, एक टूल किट का हिस्सा है। उसमें क्या है कि अब इनके सारे सब फेल हो जा रहे हैं टूल किट, तब ये जातियों पे बांटिए, इस पे बांटिए। ये तो सही बात है कि भाई गाजा पे आप नाम नहीं, राहुल गांधी नाम नहीं ले पाते, राफा पे तो गाजा पे नाम लेते हैं, राफा पे बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना बुरा हाल होता है अल्पसंख्यक के साथ में, वहां उनके नाम नहीं लेते, उनके फेवर में खड़े नहीं होते हैं। अगर कहीं पे एक दलित बच्ची के साथ रेप होता है, मैं कह रहा हूं कि बंगाल में जहां पे जा नहीं पा रहे हैं, इनके इंडिया अलायंस के पार्टनर की हैं, वैसे तो हर जगह पहुंच जाएंगे, वहां ये जा नहीं पाते हैं। तो इनके नियत में प्रश्न ये नहीं उठता है। तो लोगों को ये सचेत करना जरूरी है कि और एक्सपोज इन लोगों को करना जरूरी है, इनके बहकावे में नहीं तो आना है, राहुल गांधी बांट रहना है, राहुल गांधी और कांग्रेस बांट के देश को बांट के राहुल गांधी बिल्कुल बांट रहे हैं। बिल्कुल इनके बातों में मैं तो ये कहूंगा राहुल गांधी की बातों में असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा जहर है। ओवैसी से, क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, हिंदुओं का विरोध करने लगते हैं। अभी इन्होंने तमिलनाडु में, तेलंगाना में जाके क्या कहा कि मैं तो हिंदू पे आस्था पे विश्वास ही नहीं करता। कभी हिंदुओं को मजाक बनाएंगे, कभी कहेंगे कि हिंदू अगर जाते हैं मंदिर में तो लड़की छेड़ने के लिए जाते हैं। ये तमाम तरीके की इनके बात अट्ठाहस करते हैं हिंदुओं के देवी देवताओं की मूर्तियों और पूजों के नाम पर। उसके बाद में ये कहते, तो इसलिए इनके नियत में खोट है ना। ये कौन सा मानने वाले लोग हैं? नेहरू खुद कहते थे एक्सीडेंटल हिंदू हूं मैं। तो जब किसी के नियत में खोट है, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात यहाँ पे परिवार में एकता होनी चाहिए। अगर परिवार में एकता नहीं होगी तो परिवार कैसे मजबूती के साथ, इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ चलेगा? आज वो लोग परिवार में एकता की बात। और अभिषेक जी और एक बात मैं अरे परिवार में एकता छोड़े ना, राहुल गांधी क्या करेंगे? अपने परिवार में एकता करें। इनको दलित में इतना दिखता है कि प्रियंका वाड्रा को क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं, दलित को नहीं लड़ा सकते। छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुनील घनवट जी आपके पास आ रहे हैं और समझना चाहेंगे कि क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ का जो आज का बयान था वो संदेश था एकजुट होने के लिए या वो बांटने वाला बयान था? जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि योगी जी ने जो एक संदेश दिया है आज गोकुलाष्टमी के दिन दिया हुआ है
ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और इसमें कोई गलत नहीं लगता। इस संदेश का हम पूरा समर्थन कर रहे हैं इसलिए कि बटेंगे तो कटेंगे, इसमें गलत क्या है। और कोई भी स्टेटमेंट जब किया जाता है तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहता है, पार्श्वभूमि क्या रहती है, ये हमें विचार में लेना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वहां पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्ति भंजन हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं। तो इतनी सारी दिक्कतें वहां पे होने के बावजूद भी अगर जो अभी कुछ मेरे से पहले कुछ प्रवक्ता यहाँ पे बात कर रहे थे तो इनका समर्थन ऑल आइज ऑन गाजा पैलेस्टाइन, इनका समर्थन के लिए इनको अच्छा लगता है, उसका समर्थन ये करते हैं। लेकिन ऑल आइज ऑन बांग्लादेश के बारे में कभी समर्थन नहीं करेंगे। हिंदू आज देश में अल्पसंख्यक होते जा रहा है, करीबन 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुका है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो योगी जी ने अगर इस दिन गोकुल अष्टमी के दिन कोई संदेशा दिया है, इससे गलत क्या है। उन्होंने कहा है किसी को मारो, ये करो, वो करो। उन्होंने कहा है एकता में रहेंगे तो ही आने वाला काल अच्छा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, राष्ट्र के दृष्टि से हमें विचार करना है। तो गलत क्या है इसमें। लेकिन हर बात पे राजनीति करने वाले कांग्रेसी जो है उनको हर बात पे राजनीति ध्यान में आती है। आज कश्मीर के जगह हम देखते हैं यहाँ पे, वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक बन चुका है। पिछले 31 साल से वहां पे स्थापित करके रह रहे पूरे देश में। क्या इसके बारे में कभी आप बात करते हैं? बंगाल पे हिंदुओं के अत्याचार हो रहे हैं, इसके बारे में आप कभी बात करते हैं? केरला में हिंदुओं के अत्याचार हो रहे हैं, इसके बारे में कभी आप बात करते हैं? जेबा जी आ रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिए। जेबा जी, राजनीति आपको करनी है। योगी जी ने जो बयान दिया है हिंदुओं के दृष्टि से है या पूरे देश के दृष्टि से है, आप एक साथ रहिए, एकत्रित रहिए, इस दृष्टि से बयान है, इससे कोई गलत बात नहीं लगती है। ठीक है। और बात कपीश भाई बोलना चाह रहे थे 10 सेकंड में। कपीश भाई जल्दी से बोलिए। कपीश भाई, सबसे बड़ा सवाल इस चीज का है कि अगर बांग्लादेश से सबक लेने के लिए कह रहे हैं तो ये तो वही बात कह रहे हैं जो कि सलमान को फिट है। और दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि सरकार किसकी चल रही है पिछले 10 सालों क्या बोल रहे हैं बांग्लादेश और 6 वर्ष 13 दिनों की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कोई नहीं प्रेरणा, इनका कुछ नहीं है। सरकार में दम है तो हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को रोक। और ये दलित प्रेम के बारे में बात करते हैं। अभिषेक जी, अनुज जी आ रहा हूँ। अभिषेक जी आ रहा हूँ। अनुज जी आ रहा हूँ। हिंदुओं के ये खाली वोटों की राजनीति करते हैं। बांग्लादेश क्यों नहीं? अरे कपीश भाई एक चीज मुझे बताइए, जब गाजा में जब इजराइल अटैक करता है तब सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, क्यों? गाजा में अगर कुछ होता है तो सबके पेट में दर्द क्यों होता है? फिर गाजा में भी चुप रहिए ना। नहीं, वहां पे गाजा का खबर दिखाएंगे। गाजा पे क्यों सबके पेट में दर्द होने लगता है? आपको बता रहे मैंने 1 साल से क्योंकि आपको पेचिश पड़ रही है इसलिए दर्द हो रहा है। आप लोगों को गाजा मुझे आप तो बताओ, वही आज वही दर्द सबके पेट में हो रहा है जब योगी जी ने बोला है। तो वो जो दर्द है वही आज सबके पेट में दर्द हो रहा है। वही चीज योगी जी ने गलत क्या बोला है, बटेंगे तो कटेंगे। और उन्होंने इतिहास के पन्ने भी खोले हैं, आज इतिहास के पन्ने भी खोले हैं। कोई इतिहास के पन्ने नहीं। औरंगजेब ने क्या किया, जिसको यहाँ पूज रहे हैं हम बैठ करके, औरंगजेब को पूजेंगे, ये दिन आएगा। हिंदुओं से जयचंद ठीक है उपमन्यु जी, दिक्कत यही है कि हिंदुस्तान में जयचंद ही हिंदुस्तान को डुबोने वाले हैं। कपीश भाई वो एक सम्मानित मुख्यमंत्री है, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, तो शब्द सोच करके, कोई बात नहीं, अब सोच करके थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा रख करके, ठीक है। काम कर रहे हैं, जयचंद नहीं है तो क्या है? ठीक है उपमन्यु जी, ये भली बात सब लोग जानते हैं। एक सेकंड उपमन्यु जी, एक सेकंड उपमन्यु जी, एक सेकंड। कपीश भाई एक सेकंड। कपीश भाई मुझे बस एक चीज बता दीजिए। चलिए, ये मैंने आज तक किसी के सवाल को कॉपी नहीं किया था, लेकिन आज जीवन में पहली बार सवाल कॉपी कर रहा हूं। एक वीडियो आपने देखा होगा, राहुल गांधी से एक लड़के ने पूछ लिया कि जिसको मोदी जी ने बेचा आप खरीदिएगा? आप बताइए, खरीदिएगा उसको? फिर अरे मोदी जी ने अगर अरे साहब खरीदिएगा, हाँ या ना?
खरीदिएगा। चलिए ठीक है, कम से कम राहुल गांधी ने बोला कि यह संभव नहीं है। राहुल गांधी ने बोला यह संभव नहीं है। आप कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि खरीदेंगे। ठीक है, हमारे लिए संभव है। नहीं, आप ही के सहयोगी है राहुल गांधी, उन्होंने ही बोला कि यह संभव नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी खरीद सकती है, ये सुनकर के अच्छा लगा। चलिए ठीक है, उपमन्यु जी आप बोलिए। उपमन्यु जी बोलिए। देखिए, देश को किसने बांटा, किसने तोड़ा, सेवा जी बिल्कुल आ रहा हूं। देखिए काफी देर से ये चुप है। एक एक चीजें अब समाज को मालूम है, अब इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। देश को बेचना, देश को खरीदना, देश को बांटना, देश को तोड़ना फोड़ना, ये अंग्रेजों से इनको विरासत में मिला है कांग्रेस को, और वही विरासत को दूर करते हैं। कपीश भाई, अरे शर्म करिए, शर्म करिए, कितना झूठ बोलेंगे आप, कितना झूठ बोलेंगे, आपको शर्म नहीं आती? एक कोई कांड बता दीजिए जो आरएसएस का हुआ, एक कांड पूरा। आरएसएस ने हमेशा सेवा की है, कपीश भाई आप तो बीच में नहीं बोलते थे। आप जैसा कपीश भाई, कोई नहीं है। कपीश भाई देशद्रोही है, आप जैसा देशद्रोही नहीं है। कपीश भाई आप तो बीच में नहीं बोलते थे, आप भी बीच में बोलने लगे, ऐसे थोड़ी फिर बात ही रह जाएगी। उसने गलत किया हो, कोई एक काम बता दीजिए। कपीश भाई आप तो बीच में नहीं बोलते थे भाई साहब, आप सबसे ये चीज शुरू कर गए। कपीश भाई प्लीज, शर्म नहीं आती? कपीश भाई प्लीज, झूठ बोलते, कपीश भाई प्लीज, कितना झूठ बोलोगे? झूठ बोलने में गोल्ड मेडल मिल जाएगा आपको। कपीश भाई ऐसे मजबूर मत कीजिए कि मैं ऑडियो डाउन करवाऊं, प्लीज प्लीज प्लीज। आप बीच में नहीं बोलते, आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा। अरे प्रभु आप तो बीच में नहीं बोला करते थे, ये कब से हो गया? आप तो बीच में नहीं बोलते थे। तो बोलना पड़ेगा। नहीं, तो फिर बोलिए, वो आपकी आदत है, बाकी की बातें रह जाएंगी प्लीज। जब आपकी सरकार होगी तो कुछ नहीं बोलोगे, जल्दी से, और जब दूसरी सरकार होगी तो बोलोगे। ये तो आपकी आदत है, जन्मजात है आपकी, कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो कंठी माला पहन करके कहा सियासत में बैठ गए। मैं हिंदू हूँ और हिंदू हित की बात करूंगा। कपीश भाई कंठी माला पहन करके सियासत में नहीं आ सकते क्या? ऐसा कहीं लिखा है? जैसा हिंदुओं के दोगले की बात नहीं करूंगा, आप जैसे हिंदू दोगलापन दिखाएंगे वो नहीं करूंगा। मैं कंठी माला पहने हो तो हिंदू हित की बात करता हूँ और ताल ठोक के करता हूँ, और आप हिंदुओं के विश्वासघाती हो, हिंदुओं के जयचंद असल में आप हो। ठीक है, आप कपीश भाई ऐसे नहीं हो, प्लीज प्लीज कपीश भाई, भी आपको शर्म नहीं आती? पीसीआर कपीश भाई का ऑडियो डाउन कीजिए, जो मैं नहीं चाहता वो मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है। कपीश भाई का ऑडियो डाउन कीजिए। से कहता हूँ मैं हिंदू, बोलिए, और हिंदू हित की बात करता हूँ, और आप जैसे दोगलों की बात नहीं करता हूं कि आप हिंदू होने के बाद दोगलापन करते हो। इसको होश में रखना। और हमारे जैसे लोग ही आज भी चाहते हैं कि सब लोग मिलकर रहो। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सब कुछ समाहित है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसको हम लोगों ने सीने से नहीं लगाया हो और अपने साथ नहीं बैठाला हो। यहाँ तक चाहे क्रिश्चियन हो चाहे यहूदी हो, हम लोगों ने सबको पनाह दी है और उसका हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। उसके बावजूद हम बदले नहीं, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति ऐसी है कि हमने सबको गले मिलाया और सबको गले में रखा है। ठीक है, और फजील जी जो उपमन्यु जी आ रहा हूं फिर से, जो बांटने का काम है वो केवल कांग्रेस का है। ठीक है फजील जी, अब देखिए सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत अहम बातें और भी कही हैं, लेकिन चूंकि सियासत के लिए यह लाइन सूट करता था, इस वजह से इस लाइन को उठा लिया गया। आज उन्होंने औरंगजेब के पन्ने भी खोले, जिसे ना जाने क्यों हमारे देश में पूजा जा रहा है। औरंगजेब पूजने वाला इंसान है। देखिए, आपकी अपनी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, पसंद नापसंद आपकी अपनी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप अपनी पसंद नापसंद दूसरे पर थोप नहीं सकते। बिल्कुल, और अपनी विचारधारा भी थोप नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। दो तीन बातें इस पूरे आपने भी कहा और दो बीजेपी समर्थक लोगों ने भी कहा। एक बात आपने ये कही कि गाजा पर जब हम हुआ तो आप लोगों ने प्यार किया। हम गलत कुछ नहीं किए। फिलिस्तीन पर जब हमला हुआ तो हम सब लोग भारत सरकार के साथ थे। फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में सपोर्ट किया, पूरी सरकार ने सपोर्ट किया, यहां से राहत सामग्री गई और पूरी तरह से भारत और भारत की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गाजा के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं। यही तो हमारी और सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, सबको देते हैं, स्वामी जी एहसान नहीं करते हैं। उसके बदले में आपको भी यहाँ से 20 लाख हिंदू
मुस्लिम देशों में नौकरी कर रहे हैं और हमारे दोस्त भी बहुत हैं, वो लोग किसी कीमत पे इंडिया आने को तैयार नहीं, करेंगे नहीं, हम यही जिएंगे मरेंगे, हमको यहाँ बढ़िया लगता है। अपना देश छोड़ के दूसरे मुस्लिम देशों में जाके नौकरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ बहुत अच्छा है, हमारी जिंदगी अच्छी है। क्यों ऐसा हो रहा है? तीसरी बात आपने कहा जातीय जनगणना की। बीजेपी ने 2011 में जनगणना किया तो बीजेपी ने सुन लीजिए, अब फिर बीजेपी बोल रहे हैं बीजेपी की नहीं है सर, बीजेपी ने रुकवाया कोर्ट जा करके, न्यायालय से रुका, वो न्यायालय ने रोका है जातीय जनगणना 2011 में प्रकाशन करने के लिए। अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, तीसरी बात आ जाइए, तीसरी बात सुन लीजिए। अजय माकन ने क्या बोला था? मेरा पूरा होने के बाद आप बोलिए, सुनिए। तीसरी बात, अजय माकन ने क्या बोला था? सुन लीजिए, अजय माकन ने क्या बोला था 2011 की जनगणना को लेकर? देखिए फिर हम चुप हो जाएंगे। नहीं फजील जी, नहीं ऐसा नहीं होता। तो फिर ऐसे नहीं होता। आप बताइए ना, अजय माकन ने क्या बोला था? इसी जातीय जनगणना, अजय माकन ने क्या बोला था? अच्छा एक बात छोड़िए, अजय माकन देश क्यों छोड़े सर? छोड़ दीजिए, अजय माकन कोई है ही नहीं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आज के डेट में। देश के प्रधानमंत्री नहीं है ना वो सरकार है, उनकी बात को राहुल जी सुन सकते, हम लोग नहीं सुन सकते। देश नहीं सुनेगा उनकी बात को। इसी जंतर मंतर पर आदिवासी के 5 लाख आदिवासी आगे कहे कि जनगणना में हमारा काला मलक कीजिए, हम सरना है, हम हिंदू नहीं है, हम पुतला की पूजा नहीं करते हैं। वो अलग धर्म की मांग कर रहे हैं और जातीय जनगणना में अपना अलग काला मांग रहे हैं। इस देश का 30 करोड़ आदि दलित समाज जो बुद्धिस्ट है वो कह रहा है कि हमारा जनगणना में आप कालम कीजिए। 15 करोड़ यहाँ हिंदू रहते हैं, 30 करोड़ आदिवासी हैं, 30 करोड़ बुद्धिस्ट हैं, 15 करोड़ ईसाई हैं, 10 करोड़ सिख हैं, 30 करोड़ मुसलमान हैं। कहां से आप 80 करोड़ हो गए भाई? काहे अपनी गिनती को गलत बताते हैं? अगर इस देश का संविधान, हिंदू 5 करोड़ है, 15 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 15 करोड़ है, गिनवा लीजिए आप। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, आप जनगणना, यही तो कह रहे हैं। इसी को तो आपने बांटा, एक सेकंड, इसी को तो बांटा, इसी की तो बात शुरुआत में कही गई, खुद आदिवासी आपने हिंदुओं को एक रहने ही नहीं दिया, हिंदुओं को तो ऐसे जातियों में बांट दिया। आज फिर जाति जाति कर रहे हैं। मुसलमानों की जाति का जिक्र क्यों नहीं करते? संविधान, मुसलमानों की जाति का जिक्र तो नहीं करते, लेकिन हिंदुओं की जातियों का जिक्र होता है हमेशा। मुसलमान एक, हिंदू में भाई सवर्ण है, हिंदू में भाई दलित है, हिंदू में भाई ओबीसी है, यही तो करते रह गए। धर्म के अलावा और दुर्भाग्य इस देश के हिंदुओं का कि वो खुद अंदर बैठे रखे जयचंद में। नास्तिक, सुन लीजिए, इस देश में नास्तिक भी रहते हैं, उनकी संख्या तो कुछ लाखों में है, कुछ हजारों में होगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के अलावा इस देश में नास्तिक भी रहते हैं। योगी जी ने यही तो कहा है कि सबको छोड़ो, उन नास्तिक की संख्या सुन लीजिए, एक साथ उस नास्तिक की संख्या 10,000 पूरे देश में होगी। उनको भी पूरा सम्मान, पूरी सुरक्षा, पूरा अधिकार हमारा संविधान देता है। आप उसको क्रश कर देंगे, आप उसको मार के खत्म कर देंगे। बिल्कुल। सुन लीजिए, यहाँ पे, अरे सर, जब इस देश को लूटने वाले, इस देश को लूटने वाले तैमूर लंग को यहाँ पूजा जा रहा है, तो इससे बड़ी दुर्गति और क्या हो सकती है? भारत की बात, तैमूर लंग को यहाँ पूजा जा रहा है, बाबर को यहाँ पूजा जा रहा है, यहाँ औरंगजेब को पूजा जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा? करेंगे, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पत्थर पूजे ये आप तय नहीं करेंगे, ये हमारी अपनी चॉइस है। अरे बिल्कुल सर, हमारा संविधान वही पत्थर हम नहीं करेगा, ये हमारी चॉइस है। पानी पूजे, किसी को ना पूजे, पूजे औरंगजेब को पूजे, चाहे किसी को पूजे, ये हमारा पर्सनल कैपेसिटी है। हमारा संविधान हमको पर्सनल ये अधिकार देता है। अनुज जी बोलिए। अभिषेक जी धन्यवाद, आपने इतनी देर में मुझे पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौका दिया और यहाँ पे इतनी देर से मैं बैठ के बकवास केवल सुन रहा हूँ, कभी किसके नाम कभी किसके नाम पे जी। और अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा और इसमें कोई बीच में मेरी आपसे विनम्र बहुत प्रार्थना है। कपीश भाई, आपको कपीश जी प्लीज, विनम्र प्रार्थना है, मैं बोलता नहीं हूँ। बिरयानी खाने पीसीआर ऑडियो डाउन कीजिए, सिर्फ अनुज जी का ऑडियो अप रहेगा, कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। पीसीआर प्लीज, अनुज जी का ऑडियो अप रहेगा, बाकी सारे ऑडियो डाउन। झूठ बोला जा रहा। अनुज जी बोलिए। डिबेट का एक तरीका होता है कि अगर कोई एक आदमी बोल रहा है 4 आदमी सुन लें, लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि 6 बजे से लेके केवल हमें 2 मिनट एक बार बोलने को मौका मिला। अनुज जी बोलिए, सारे ऑडियो डाउन है। देखिए क्या होता है कि योगी जी ने जो बोला, जी फजील जी प्लीज, योगी जी ने कान में बार बार, मैं किसी में नहीं बोलता अभिषेक जी, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फजील जी वो मैं कभी नहीं बोलता हूँ किसी के बीच में। ऑडियो सारे डाउन रहेंगे, ये डिबेट नहीं हो रहा, बदतमीजी हो रही है।
आप निपुण सिर्फ बदतमीजी हो रही है। निपुण समझ मैं इतने 1 घंटे से बैठा चुप रहता हूं, फजील जी केवल हमको 60 सेकंड दिया गया है बोलने के लिए। फजील जी प्लीज, सिर्फ बदतमीजी हो रही बैठ के। की बात। अगर आप डाउन नहीं करते हैं तो बंद कर दीजिए डिबेट ऑडियो डाउन कीजिए अगर आपके कंट्रोल में नहीं होता कुछ। सिर्फ अनुरुद्ध जी बोलिए, ट्वीट कर सकते हैं। अनुरुद्ध जी बोलिए। क्या बदतमीजी हो रही? इतनी देर से मैं देख रहा हूं कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, जैसे मैं बोलना चाहता हूं तो कोई ना कोई बोल। आप तो कंट्रोल करिए, तो बंद कर दीजिए डिबेट। अनुरुद्ध जी प्लीज, ऑडियो सिर्फ आपका अप है, बाकी सारे ऑडियो डाउन है, बोलिए। जी मैं कह रहा हूं कि जी योगी जी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। परिवार में एकता की बात होती है और एकता की बात होनी चाहिए, एक बात है। दूसरी बात है, जब इन लोगों के नियत पे हमेशा शक होता है, जब ये लोग कहते हैं कि ये हम इनके दलितों के लिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि 1947 के बाद में कांग्रेस कॉन्टिन्यूअस गवर्नमेंट में रही है। आप बता दें कितने दलित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, दलित आपने कैबिनेट में, मैं कह रहा हूं बाकी छोड़िए, रिसेंट में कितने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री है। सामाजिक समरसता की जब बात आती है तो उत्तर प्रदेश में 46,000 वैकेंसी पुलिस कांस्टेबल की निकली थी और उसमें से 35,000 वैकेंसी सिर्फ एक वर्ग को दिया गया। हाई कोर्ट इलाहाबाद में उस पर स्टे किया, उसके बावजूद वो रिटेन नहीं हुई वैकेंसी, उसके बावजूद उनको नौकरी दी गई। तो ये सामाजिक समरसता की जब बात करते तो आप एक ही वर्ग के, एक ही परिवार को आप देंगे। उत्तर प्रदेश में सिर्फ अखिलेश यादव जी होंगे, मुलायम सिंह जी के बेटे, भाई, चाचा, और कोई यादव नहीं होगा। जब आप आते हैं वहां पे तमिलनाडु में तो केवल स्टालिन का खानदान चलेगा। जब आप कांग्रेस में आएंगे तो केवल गांधी का खानदान, केवल उसमें नेहरू जी का खानदान चलता रहेगा। राहुल गांधी हैं, प्रियंका वाड्रा हैं, उनका बेटा, ये सब चलता रहेगा। जब आप लालू प्रसाद उसमें बिहार में जाएंगे तो तेजस्वी यादव होंगे, जीजा साला सब लोग होंगे। भाई उनके भी जातियों में लोग होते हैं, तब ये लोग बात नहीं करते हैं। जब जातियों की बात करते हैं कि इनका एक क्रोनोलॉजी है कि जाति के आधार पर आप तोड़िए। अगर भारतीय जनता पार्टी के पिछले 34 सालों में सरकार रही है तो सबसे ज्यादा अगर मुख्यमंत्री दिया जाए तो मैं तो कहता 2 यादव मुख्यमंत्री दिए। उसके बाद में क्या कहते हैं, ओबीसी, आप करंट में देखिए, दलित, ओबीसी, हर तरीके सामाजिक उसमें मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर जब ये बात आती है इन लोगों पे तो ये लोग केवल क्रोनोलॉजी छोड़ते हैं ताकि समाज में एक अराजकता फैले। फजील जी नहीं, अनुरुद्ध जी, यहाँ तो समाज में अराजकता फैलाए। ये अब जैसे मैं बता रहा हूँ, संविधान संशोधन पंचायत प्रतिनिधियों का आरक्षण किसने दिया? अरे सब झूठ बोलने के लिए इन लोगों से झूठ बोलना रहता, कुछ आता जाता था। जैसे वक्फ बोर्ड पे झूठ बोल रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी माफिया का काम करता लैंड एक्वायर कर रहा है वक्फ बोर्ड, वहां पे गरीब मुसलमानों का हक नहीं मिल रहा, ऑडियो डाउन करके रखना पड़ेगा नहीं है। बोरा समुदाय फजील जी का ऑडियो डाउन कीजिए, वहां पे फजील जी का ऑडियो डाउन वहां पे है नहीं। फजील जी ऑडियो ऑन एयर नहीं जाएगी। वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं है बोरा समुदाय के मुसलमान? वक्फ बोर्ड में आगा खान का मुसलमान क्यों नहीं है? वक्फ बोर्ड में महिला मुसलमान क्यों नहीं है? ये लोग लैंड बाय यूज करते हैं क्योंकि गांव को मुखिया बनाया। फजील जी बताइए वक्फ बोर्ड में कितने मुसलमान महिलाएं हैं? केवल इन लोगों ने मूर्ख बनाया, झूठ बोला और उसके बाद में ये जब ये बताए आंकड़े का जाल भी एक अलग बुना जा रहा है कि हिंदुओं की संख्या सिर्फ, ये लोग दलितों के आरक्षण की बात करते हैं, जामिया मिलिया नहीं। ये बता रहा हूं कि जैसे वक्फ बोर्ड ट्रस्ट और कंपनी एक्ट बैठ के समझा रहे हैं, बैठ के झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया ट्रस्ट क्या होता है? कंपनी, कौन सा क्रिश्चियन के कंपनी में पैसा जाता है, वो जमीन जाती है, कौन सा हिंदू का ट्रस्ट में जाता है? वक्फ बोर्ड बाकायदा जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद बना के दिया कि आप सारी बाई लैंड कहीं भी तीसरी ऐसे सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड, इंक्लूसिव प्रॉपर्टी उसके पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा है। ना उसमें मुसलमान है महिलाएं, ना मुसलमान महिलाएं हैं, ना उसमें आगा खान, ना बोरा समुदाय, कोई नहीं है। केवल एक क्या कहते हैं ग्रुप है उसमें जो कि कब्जा करता है। कहीं लैंड बाय यूज, सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा है, जहां रुमाल डालो वही हमारा। ठीक है जेबा जी, अब ट्रस्ट में ऐसा होता है? अनुरुद्ध जी और फजील, कौन सा ट्रस्ट ऐसा करता है? कौन सा ऐसा? और ट्रस्ट हिंदुओं की कौन सी जमीन ट्रस्ट में जाती है? ठीक है, ये क्या झूठ बैठ के परोस रहे हैं? 15 करोड़ है, 4 करोड़ है, 3 करोड़ है। तो क्यों आपको दिक्कत क्या? इलाहाबाद हाई कोर्ट 15 करोड़ कम होता है क्या? सिर्फ झूठ बोलना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, इनमें से आप दलितों का रिजर्वेशन खत्म कर देते हैं, तब दलित नहीं याद आते हैं। कांग्रेस किसने दलित अध्यक्ष दिए बताए ना? चीज बताइए, 2 दलित अध्यक्ष किसी तरीके से दिए, वो भी 2-2 महीने में हटा दिए। अनुरुद्ध जी फजील जी, एक चीज जो अब आपने कहा, 30 करोड़ मुसलमान जी, 15 करोड़ हिंदू, ये आंकड़ा फजील जी आप दे रहे हैं ना? 30 करोड़ आदिवासी कहा मैंने,
भाई साहब 15 करोड़ हिंदू आपने मुसलमानों में क्या भिस्ती नहीं है? अब क्या मनिहार नहीं है? अल्पसंख्यक वाला क्या टैग मुसलमानों हटाएंगे? में मनिहार नहीं है, भिस्ती नहीं है? अब हटाएंगे वो कसाई नहीं है टैग। उसमें? क्या सैयद नहीं है? क्या हुसैन नहीं है? फजील जी वो टैग हटाएंगे अल्पसंख्यक वाला, या अल्पसंख्यक वाला रोना अभी भी रोते रहेंगे? अल्पसंख्यक वाला टैग हटाएंगे अब? हम कह रहे कोई अल्पसंख्यक नहीं है। आपके आंकड़े के हिसाब हमारे से देश में अल्पसंख्यक कोई नहीं है। ले तो फिर ये टैग काहे के लिए लगा करके आप लोग रखे हैं कि अल्पसंख्यक? आपने टैग लगा रखा है। अरे हम तो कह रहे हैं कि अरे यहाँ प्रभु, वहां से रोना शुरू हो जाता है, नास्तिक भी है, रोना शुरू हो जाता है सब जगह से। ज़ेबा जी है। अब बोलिए, ज़ेबा जी। चलिए शुक्रिया अभिषेक जी, आपको लगा कि कोई एक महिला यहाँ बैठी हुई है 50 मिनट से, जो दूसरी बार मौका मिल गया है। इतने देर से बार बार सभी को 3 बार 4 बार सबने बोला, आपको अब लगा तो सही। ज़ेबा जी पूरे डिबेट को उठा के देख लीजिए, 3 बार 4 बार कोई नहीं बोला। बीच में बोलने की बीमारी जो है उसका इलाज बस एक वही है, मजबूरन ऑडियो डाउन। बोलिए। अब ऐसे कीजिए ना, सभी को ऑडियो डाउन रखिए और जिनसे बोलने का टाइम उसे ही बोलने दीजिए। बोलिए। वुड ऑर्गेनाइजेशन जो सर्वे हुआ है, 74% देश के लोगों ने बोला है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और 24% ने ना बोला है। मैं ये आपसे बोलना चाहती हूँ कि क्या है जातिगत जनगणना से? जब देश में भाईचारा को बांटा जाता है तब तो बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। वो बंटवारा सही है क्या देश के लिए? कपड़े देखकर जो पहचान करते हैं वो देश के लिए सही है क्या? कि इस देश के ही नागरिक है? तो फिर तो जाति पूछना, एक ही खून है। नहीं, एक ही खून है, खून भी अलग नहीं होगा, डीएनए भी नहीं है। लेकिन जाति देखकर, कपड़े देखकर जाति का पहचान करना ये अच्छी बात है क्या? नाम लगाकर ठेले पर बैठ ये करना गरीब लोगों के, ये अच्छी बात है क्या? तब तो बहुत अच्छा लगता है, तब तो आप लोग एंटरटेन करते हैं। और जाति का तो ज़ेबा जी फिर जो संसद में जाति पूछी गई वो भी गलत नहीं था फिर? देखिए अभी जो बात हो रही है उस पर रहने दीजिए। तो जाति ही तो पूछ रहे हैं मैम, जाति ही तो पूछ रहे हैं। रोटी का रिश्ता करने क्या दिक्कत? आप जाति की तो बात करते हैं, जाति पता नहीं चलना चाहिए। जहाँ पर आप लोगों को मलाई खाना है वहाँ पर जातिगत जनगणना की बात नहीं होनी चाहिए। और जब अधिकार देने की बात आती है, जहाँ मलाई खाना है, नहीं ज़ेबा जी तो वही तो है कि जाति ही तो जाति ही पूछने पे तो विवाद हुआ कि मुझे अपमानित किया गया, और वो भी पूछा भी नहीं गया था। उनका कहने का सेंस क्या था आप भी समझ रहे हैं अभिषेक जी, मैं भी समझ रही हूँ। एक शहीद के बेटे और एक शहीद के पोते के साथ गलत है वो। नहीं तो फिर सामने से सीना ठोक करके बताना चाहिए ना कि हाँ मेरी जाति ये है। तो फिर तो सीना ठोक के बताना चाहिए कि मेरी जाति ये है। जब हम सबकी जाति पूछेंगे तो मैं किसी की जाति पूछ रहा हूं तो अपनी जाति बताने के लिए तो तैयार रहूंगा ना कि हाँ मेरी ये जाति है। और देखिए जिस तरह कंगना रनौत जी का बयान आया है वो भी तो देश को बांटने वाला है। देश के किसानों को बोलती है वहाँ रोज बलात्कार होते थे, रोज मौतें होती थी, लाशें टंकी रहती थी। मैं पहले दिन से आखिरी दिन तक किसान आंदोलन में रही हूँ, मैंने कहीं ऐसा दृश्य नहीं देखा। किसान आंदोलन जितना सेफ था महिलाओं के लिए वो कोई जगह नहीं था, सब सम्मान करते थे। मुझे इस बात में रही हूँ, मुझे आइडिया है। इस तरह के अपशब्द बोलना ये देश को बांटने वाली बात नहीं है क्या? ठीक है। किसान समुदाय को लगाने वाली बात नहीं है क्या? इससे देश नहीं बचेगा क्या? तो उसी का तो संदेश आज योगी आदित्यनाथ ने दे दिया कि एकजुट रहिए। एकजुटता से भी लोगों को दिक्कत है। देखिए एकजुट रहिए, आप धर्म देखकर मुंह में पेशाब करते हैं। घोड़ी पर आज भी नहीं चढ़ने दिया जाता है। ठीक है सुनील जी, तो फिर लोगों को इससे दिक्कत क्यों हो रही है कि अगर संदेश ये दिया? ठीक है ज़ेबा जी, मेरी और सुनिए ना, शादी क्यों नहीं की जाती है? अपने बेटे की शादी कीजिए, बेटियों की शादी कीजिए। अगर नहीं है धर्म तो तब क्यों दिक्कत होती है? रोटी और बेटी का रिश्ता कीजिए ना। ठीक है सुनील जी तो फिर अब इससे दिक्कत क्यों होने लगी सबको? आप लोगों को ये ठीक है ज़ेबा जी, ये बात आप लोग पता करते हैं? कितने मीडिया वाले दलित आदिवासी चला रहे हैं, इस बात का आंकड़ा पेश कीजिए ना। तब नहीं याद है कि हर जगह चलिए ठीक है ज़ेबा जी, वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।